स्वागत है आप सभी छात्रों का एक और नई कक्षा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सरकार क्या है, किस तरह से वो कार्य करती है और सरकार में कौन कौन से अंग मुख्य रूप से देखे जाते हैं। उसी क्रम में आज हमें पढ़ना है संवैधानिक विकास, अर्थात भारतीय संविधान का विकास किस हुआ। तो देखिए, भारतीय संविधान के विकास में भारत के आधुनिक इतिहास का बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे जैसे हमारा इतिहास आगे बढ़ता रहा है, वैसे वैसे ही हमारा संविधान का विकास भी होता रहा है। तो इन दोनों ही तथ्यों को हमें समझना होगा कि भारत में इतिहास की क्या डगर रही और संविधान का उस समय क्या विकास होता रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे संविधान की शुरुआत क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 AD से माना जाता है। तो इस समय जब भारत में व्यापारिक कंपनियां आ रही थी, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, तो उसी क्रम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आती है तो इन्हें एक राजलेख अर्थात 1600 का चार्टर एक्ट मिला। और ये जो चार्टर एक्ट था, ये एकाधिकार था। इस बात को हम समझते हैं, जब ब्रिटेन से कोई कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आ रही थी तो ब्रिटेन में भी ये होड़ मची हुई थी कि कौन लोग व्यापार के लिए जाएंगे। और यदि ब्रिटेन से बहुत सारे व्यक्ति व्यापार करने भारत आते तो जो उनका वस्तुओं का रेट था वो बढ़ सकता था, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट तय होते हैं। तो जब ज़्यादा खरीदार होंगे तो वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे। तो इसी क्रम में महारानी एलिजाबेथ, इस समय कौन है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ये निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं उन सभी को जोड़ करके कंपनी बनाई जाए और सम्मिलित रूप से उनका पैसा एक जगह इकट्ठा करने के बाद ही एक संस्था के रूप में कंपनी भारत जाएगी व्यापार के उद्देश्य से। तो इस समय ये जो 1600 का एक्ट, चार्टर एक्ट था, ये कंपनी के लोगों को दिया गया। और ये कैसा था? एकाधिकार। अधिकार का अर्थ है कि ब्रिटेन से जो लोग कंपनी के रूप में जा रहे हैं उनके अतिरिक्त कोई भी और व्यापार करने नहीं जाएगा। तो ये क्या होता है? एकाधिकार। केवल वही लोग व्यापार करेंगे जो कंपनी में साझेदार हैं, हिस्सेदार हैं। तो इस एक्ट के साथ ये लोग भारत आए व्यापार करने के उद्देश्य से। उसके बाद अगर हम देखें कि कंपनी बन करके भारत आ चुकी है, क्या बन के आ चुकी है? कंपनी 1600 में। तो इस कंपनी में दो तरह के लोग मिलते हैं। वो कौन थे? पहले तो वो लोग जो कंपनी को मेन रूप से चलाएंगे और दूसरे वो लोग जो कंपनी में साझेदार थे। तो हम कह सकते हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों की एक कमेटी थी और बाकी सब लोग क्या थे? उसमें साझेदार थे। तो एक तरफ कंपनी को आदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ कंपनी में दो तरह के लोग साझेदार हो चुके हैं। तो जब कंपनी भारत आई तो प्रारंभ में कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार था। क्या था? केवल व्यापार। लेकिन समय के साथ साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि कंपनी को व्यापार और साथ में राजनीति, इसमें भी सम्मिलित होना पड़ा। वो क्या परिस्थितियां थी? तो अगर आपने आधुनिक इतिहास पढ़ रखा है तो आपको दो डेटें याद होंगी, 1757 और 1764। बहुत प्रमुख डेट हैं। और इन्हीं समय
ये डिसाइड हो गया था कि कौन भारत में शासन करेगा और कौन भारत में शासन नहीं करेगा, अर्थात 1757 का प्लासी का युद्ध, प्लासी युद्ध, और दूसरा 1764 बक्सर का युद्ध। तो इन दो युद्धों ने ये डिसाइड कर दिया था कि 1764 के बाद भारत में कौन शासन करेगा और कौन शासन नहीं करेगा। साथ ही जो कंपनी प्रारंभ में केवल व्यापार कर रही थी वो बाद में राजनीति में भी आ गई। और किस युद्ध के बाद? 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। अब इसके पीछे क्या कारण था? जो भारतीय शासक थे, जो राजा थे, उनकी आपसी फूट, लड़ाई और कई बार अंग्रेजों के व्यापारिक कार्यों में हस्तक्षेप के कारण अंग्रेजों को ये नीतियाँ अपनी अपनानी पड़ी। क्योंकि अगर व्यापार इन लोगों को भारत में करना था तो राजनीतिक और व्यापारिक दोनों ही शक्तियाँ इनके पास होनी चाहिए, तभी ये व्यापार कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से थे ये अब कहाँ आ चुके थे, राजनीति और व्यापार दोनों में आ चुके थे। तो इस समय जो कंपनी के निर्णय लिया करते थे वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा अभी हमने बताया था कि कंपनी में दो तरह के लोग थे, एक जो मेन कमेटी के निर्णय लिया करते थे और दूसरे जो भागीदार थे। तो जो मेन कमेटी के लोग थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनकी संख्या थी 24। तो इन 24 लोगों के निर्णय द्वारा ही कंपनी कोई निर्णय लिया करती थी। तो प्रारंभ में तो ये सब कुछ चलता रहा। अब भारत में हमें पढ़ना है संवैधानिक विकास। तो ये जो विभिन्न एक्ट ब्रिटेन से बन के आ रहे हैं, इनका योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में है। और वो कैसे कैसे है उसे हम विभिन्न एक्टों के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ तक हम देखें तो 1600 से लेकर के 1764 तक, 1600 से 1764 तक कंपनी ने केवल व्यापार करा और 64 के बाद राजनीति और व्यापार दोनों करे। और इधर से कंपनी को अधिकार मिलते थे, कब तक आपको व्यापार करना है, किस चीज़ का करना है, किसका नहीं करना है, ये सब आदेश विभिन्न एक्टों के द्वारा आते रहते थे। उसके बाद एक प्रमुख एक्ट आता है 1813 का एक्ट। और इस एक्ट में पहली बार कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। ये जो प्रारंभ का एक्ट था, इसमें कंपनी को 15 वर्षों का आदेश था कि आप 15 वर्षों तक एकाधिकार के रूप में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इसकी अवधि समय समय पर बढ़ती चली गई और 1813 में जाकर के कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, उन सब घटनाओं को हम इतिहास में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो 1813 का जब एक्ट आता है तो कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल दो चीज़ें छोड़ दी गई थी, चाय व चीन। अर्थात कंपनी चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, इसके अलावा उनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। अर्थात कंपनी चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ कर सकती थी, यानी कि चीन के साथ उसका कोई भी व्यापार हो तो उस पर एकाधिकार रहेगा और चाय के व्यापार पर भी क्या रहेगा, एकाधिकार रहेगा। इसके अलावा जो भी व्यापार के अधिकार थे वो कंपनी ने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। अर्थात एकाधिकार समाप्त कर दिया, यानी कि अब इंग्लैंड से और भी लोग भारत में व्यापार करने आ सकते हैं। केवल कंपनी नहीं करेगी, और भी लोग आ सकते हैं। उसके बाद एक प्रमुख एक्ट आता है 1833 का एक्ट। और इस एक्ट में कंपनी का पूर्ण एकाधिकार समाप्त। अर्थात अब चाय और चीन के साथ जो व्यापार का अधिकार था वो भी क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब भारत में या चीन के साथ या चाय के साथ कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है बिना किसी की परमिशन के। उसमें कोई चार्टर या कोई आदेश की कोई आवश्यकता थी नहीं, तो कोई भी व्यापार कर सकता था। जब ऐसी परिस्थितियां रहेंगी
तो सीधी सी बात, अब ऐसी परिस्थिति में कंपनी को फायदा होना कम हो गया है, तो उनके पास अब एक ही रास्ता बचता है, राजनीति, क्योंकि व्यापार में तो प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। आइए अब आगे हमें समझना है कि संविधान का विकास कैसे हो रहा है। तो ये जो विभिन्न एक्ट आ रहे हैं, इन सब का योगदान संविधान के विकास में है। कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी हमें भारतीय संविधान में दिखती हैं। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। अगर हम यहाँ से आगे की चीज़ों को देखें तो विभिन्न एक्ट समय समय पर आते रहे हैं, जैसे 1813, 1833 और 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक एक्ट आएगा, तो हम उसको भी देख लेते हैं। 1858 का एक्ट, तो ये एक्ट 1857 की क्रांति के बाद आया था और इसमें कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का शासन या नियंत्रण स्थापित हो गए। अर्थात जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटेन को ये लगने लगा कि कंपनी ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, जिससे लोग इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह के लिए उतर आए हैं। तो कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन अर्थात सीधा ब्रिटेन की सरकार ने क्या कर दिया है, नियंत्रण स्थापित कर दिया है कि बिना किसी लिखित अधिनियम या बिना ब्रिटेन की सरकार के आदेश के कोई भी कार्य कंपनी नहीं करेगी। तो ऐसे विभिन्न एक्ट आते रहेंगे आगे को, और यदि हम इस समय इन एक्टों को पढ़ने में लग गए तो हम संविधान को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि संविधान को समझने के लिए हमें इन एक्टों से हटकर थोड़ा कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्ट भारतीय आधुनिक इतिहास से जुड़े हुए हैं और इनकी जड़ें इतिहास में ही हैं। तो अगर हम इतिहास को और संविधान को एक साथ अभी से मिक्स करके पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर बच्चा फंस जाता है। ये बहुत ही संक्रमणकालीन समय होता है इतिहास और संविधान के विकास का। तो आप सभी से ये कहना है कि जब हम आधुनिक इतिहास की कक्षाएं हम पढ़ेंगे तो ये जितने भी एक्ट हैं इनको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कब आ रहा है, क्या उसमें हुआ है, क्या उसके नियम थे, उससे भारत में क्या प्रभाव हुए, इन सब चीज़ों को समझ लेंगे। अभी हमें सिर्फ जोर देना है संविधान के विकास पर। तो संविधान के विकास के संबंध में सबसे पहले एक बात सामने निकल के आती है, संविधान सभा। संविधान सभा, क्योंकि संविधान तो तभी बनेगा ना जब कोई संविधान सभा होगी, उसे बनाने वाले लोग होंगे। तो अब हमें पढ़ना है कि संविधान सभा कैसे बनी और संविधान सभा में कौन कौन लोग आए, कैसे कैसे वो आए, कहाँ से आए। तो ये सब हमें मुद्दे देखने हैं। तो आइए एक एक को समझते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि संविधान सभा कैसे बनी, कौन इसमें था। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है M.N. रॉय। अगर कभी प्रश्न पूछा है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो वो व्यक्ति कौन थे, M.N. रॉय। तो M.N. रॉय ने सबसे पहले क्या मांग की थी। और यदि पूछा जाए कि कौन सी पार्टी ने की थी, तो पार्टी का नाम आपको याद रखना है, स्वराज पार्टी। तो M.N. रॉय वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की और स्वराज पार्टी। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। अगर आप आधुनिक इतिहास के बारे में जानते हैं तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। उसके बाद यदि ऑप्शन में ये ना हो रहे तो देखिए कई किताबों में और कई बार ऐसा एक प्रश्न भी आया है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की। सबसे पहले संविधान सभा, तो ये आपको याद रखना है 1922 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। और इनकी जो ये मांग थी ये इनडायरेक्ट थी, अप्रत्यक्ष रूप से थी। तो ये कई बार पॉइंट आपको इल्झा देते हैं परीक्षा में, तो आपको सीधा याद रखना है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी,
गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से 1922। और यदि बात की जाए प्रत्यक्ष रूप से किसने की थी, एम एन रॉय संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे और पार्टी स्वराज पार्टी थी। तो फिर क्या हुआ, क्या ये मांगे मान ली गई थी इनकी? तो देखिए इस समय अगर हम देखें तो भारत में सबसे बड़े पार्टी के तौर पे कांग्रेस है और अन्य लोग सिर्फ क्षणिक हैं, बहुत कम संख्या में हैं, तो इनकी बातें बहुत कम ही से मानी जाती थी। तो क्या कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? तो देखिए कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 35 में की। और कभी ये पूछा जाए कि एम एन रॉय ने कब की, तो इन्होंने 1934 में की थी। तो कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1935 में की और ये कैसी थी, आधिकारिक, अर्थात ये लिखित रूप में थी कि अब हमें संविधान सभा भी चाहिए। और इसके लिए 1936 में फैजपुर अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया। तो कांग्रेस ने संविधान सभा के लिए 1935 में एक प्रस्ताव रखा और 1936 के फैजपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि हाँ वास्तव में अब हमें क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ इस समय ऐसी थी, अगर हम विश्व इतिहास के बारे में देखें तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियाँ बन रही थी। और क्या हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। 1939 में क्या हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिस कारण से इस वाली संविधान सभा की मांग को ये लोग स्वीकार नहीं कर पाए, यानी कि अंग्रेजों ने इसको स्वीकार नहीं किया और बदले में भारत को क्या दिया, अगस्त प्रस्ताव। तो जब भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की तो बदले में हमें क्या मिला था, अगस्त प्रस्ताव। देखिए इतिहास का और संविधान का ये जो मिलन पॉइंट है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है और कई बार हमसे यहाँ पे चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्ट इस समय तक आ चुके हैं भारत में। जैसे 1935 का एक्ट आ चुका है जो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही कई ऐसे एक्ट हैं जो इतिहास में ही समझ में आते हैं, हम यहाँ पे उन्हें कितना भी समझने की कोशिश करें हम उनमें फंस जाते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी बातें हैं एक्ट से संबंधित, वो हम जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तब उनको पढ़ेंगे। फिलहाल आपको जितना सिखाया जा रहा है ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अब भारत में द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियाँ बन गई है और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और बदले में भारतीयों को क्या मिला, अगस्त प्रस्ताव। तो ये अगस्त प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं प्रस्ताव क्या था। ये अगस्त प्रस्ताव, तो देखिए शिमला में लॉर्ड लिनलिथगो जो इस समय भारत के वायसराय हैं, लॉर्ड लिनलिथगो के समय शिमला से एक आदेश पारित होता है 1940 में और इसे ही बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों की संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया गया। तो भारतीयों की संविधान निर्माण की बात को तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा चाहिए। तो साथ में अगस्त प्रस्ताव में ये भी बोल दिया था कि हम संविधान सभा का जो गठन है वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद करेंगे। लेकिन भारतीय इस बात पर राजी नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों के ऐसे कई वादे पीछे टूट चुके हैं जो उन्होंने किए और निभाए नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीयों का भरोसा अंग्रेजों से पूर्ण रूप से उठ चुका था। तो इस बार भारतीयों ने
इनके इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया कि जो भी निर्णय लेने हैं आपको अभी लेने पड़ेंगे। संविधान सभा बनानी है तो अभी बनाइए, नहीं बनानी है तो मना कीजिए। तो इन्होंने बात को तो माना, लेकिन सब प्रस्ताव कब के थे? संविधान निर्माण के और संविधान सभा के द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद के थे। तो ये कांग्रेस ने इनकार कर दिया। साथ ही अगर हम बात करें मुस्लिम लीग, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह ने ढाका में की थी। अब मुस्लिम लीग में जो सदस्य थे उनका कहना था कि हमें पृथक अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान। तो अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान निर्माण के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की, जिस कारण मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। तो ऐसी बहुत सी क्रियाएं बीच में रही हैं कि मुस्लिम लीग कब बनी, क्यों बनी, कौन कौन उसमें सदस्य थे और क्या हुआ साथ साथ। तो ये सब हम जब आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तब चीज़ें समझ में आती हैं। तो मुस्लिम लीग ने इसको क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि इन्हें पाकिस्तान अलग राष्ट्र चाहिए था और इससे कम कुछ नहीं, तो इसलिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव के बदले भारतीयों को दिया क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन क्या है तो इसको समझते हैं। क्रिप्स मिशन 1942। देखिए, जब भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया तो अंग्रेजों ने हमारे सामने एक और दूसरा प्रस्ताव रखा 1942 में, क्रिप्स मिशन। क्योंकि इस समय ब्रिटेन बहुत बुरी तरह से युद्ध में हार रहा था। जापान की तरफ और जर्मनी के क्षेत्रों में ब्रिटेन बुरी तरह से हार रहा था। तो 1942 में हमारे सामने अंग्रेजों ने क्या रखा? क्रिप्स मिशन। और इस समय ब्रिटेन में पीएम थे विंस्टन चर्चिल। और ये क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत पहुंचा। और इसमें भी वो सभी बातें थी जो भारतीय मांग रहे थे, परंतु वादे सारे के सारे कब थे? द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद के थे। तो इसीलिए भारतीयों ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अब भारतीयों को कोई विश्वास नहीं रहा था और भारतीय क्या मांग रहे थे? जो भी निर्णय चाहिए तुरंत। तो जब अंग्रेजों ने भारतीयों की कोई बात नहीं मानी तो गांधी जी ने इसी समय शुरू कर दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1942। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ तो इसके सभी बड़े लीडर पहले दिन ही गिरफ्तार हो गए। परंतु फिर भी ये आंदोलन गुप्त रूप से रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से चलता रहा था। अब ये शुरू में ही नेतृत्वहीन हो गया, बड़े नेता सारे गिरफ्तार कर लिए गए थे ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ पढ़नी है? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़नी है कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्या घटना घटित हुई कि सारे नेताओं को गिरफ्तार करना पड़ा, अंग्रेजों को क्या संदेह हुआ था इन लोगों पर। तो ये सब चीज़ें पढ़ने की हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने ये वादा करा कि ठीक है कुछ और नया सोचते हैं। तो उसके बाद भारत में बात कही गई थी कैबिनेट मिशन लाने की। तो कैबिनेट मिशन क्या था और किस तरह से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो मिलते हैं एक और नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।